मैं तो देखो चाचा कब से कह रहा हूं बजट तक रुको, बजट तक रुको, बजट तक रुको। कितने सितंबर के बाद हमने जितने स्टॉक मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो किए हैं, हर वीडियो में लगातार मैंने बोला है बजट तक रुको, अभी नेगेटिव है मार्केट और नेगेटिव और होगा। मैं लगातार भैया बियरिश हूं, और लोग कुछ कभी बेरिश होते हैं, कभी बुलिश होते हैं, कभी बेरिश होते हैं, कभी बुलिश होते हैं। मैं लगातार बियरिश हूं भैया, और फिर कह रहा हूं अभी बजट 1 तारीख है, 5 दिन है अभी और नेगेटिव हो सकता है। कहां तक ये जा सकता है, ये बजट तक की बात नहीं कर रहा, बजट के बाद भी हो सकता है। मेरे हिसाब में, मेरे दिमाग में एक नंबर आया एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये मेरी एनालिसिस है, मैं कोई रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर एनालिस्ट नहीं हूं। 21,286, ये इतना एक्यूरेट मैं क्यों बात कर रहा हूं आगे मैं समझाऊंगा। और दूसरा नंबर 18,000 का भी है। 18,000 तक गिर जाएगा मार्केट, हाँ समझते हैं आजकल, आज के दिन में ऐसा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो एक चीज देखो भैया, कहाँ गया, आ जाओ इधर। 74,000 करोड़ की बिकवाली जनवरी में हो चुकी है, और अभी 5 दिन मार्केट खुला है। शनिवार को बजट है ना, शनिवार को भी खुला है। अक्टूबर में 1 लाख करोड़ बेचा, अभी 5 दिन पहले ही 74,000 करोड़ हो चुका है, 5 दिन अभी हैं। तो इसका मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि यह भी हो सकता है कि 1 लाख करोड़ की जो बिकवाली अक्टूबर में हुई, इस महीने एफआई को क्रॉस कर दे। इतनी बिकवाली क्यों, एफआई इतना अग्रेसिव क्यों बेच रहे हैं, और भारतीय बाजार में ही इतना क्यों बेच रहे हैं? मतलब रीजन तो है ना, कुछ तगड़ा रीजन तो है, तभी तो इतनी बिकवाली चल रही है। तो बात करते हैं। उससे पहले कुछ न्यूज की हेडिंग दिखा देता हूं। खुलते ही हुआ बाजार धड़ाम, ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए ये 10 स्टॉक। बजट से पहले शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स करीब 600 अंक लुढ़क गया है भैया आज। देखो हर साल बजट के पहले थोड़ा बहुत मार्केट गिरता है, हर साल होता है, लेकिन इस बार जो ये गिरा है ना, ये बजट के पहले वाला नॉर्मल गिरावट नहीं है। इस बार तो कई सारे रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं, बात करेंगे वो सब भी, ठीक है। देश के शेयर बाजार में कोहराम, 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया भैया एक दिन में। एफआई की बिकवाली लगातार, मिड कैप स्मॉल कैप में भारी गिरावट है। जरा ये देखो, आपको दिखाता हूं, इसको हीट मैप बोलते हैं। पूरा लालम लाल है मार्केट, पूरा लालम लाल, हर तरफ लाल लाल। फाइनेंस आप देखो भैया 11%, ये प्रूडेंट एडवाइजर 11%, 10%, 9%, एक दिन में टूटे हैं स्टॉक। ये 11%, ये देखो, मतलब 10%, 11% एक दिन में टूटना स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और ये अभी इन दिनों ऐसे ही टूट रहे हैं, तो सिम्टम ठीक नहीं है। क्या हुआ है आज, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों आज टूटे हैं भैया। आज अभी समझाऊंगा, निफ्टी का चार्ट खोल के भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बीएसई स्मॉल कैप 4%, मिड कैप 3% गिरा है। जनवरी से लेके अब तक 10 से 12% की भारी गिरावट हो गई है। अच्छा सीधा अभी ट्रंप पे आता हूँ, अभी वो सब भी बात करूंगा, कितना गिरेगा बाजार, कहाँ तक जाएगा और क्या रीज़न है उसका, क्या लॉजिक है उसका। देखो अभी क्या हुआ है, ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ कैसे लाएंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी 1 फरवरी को भारत में बजट पेश होगा अपना, और साथ में कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लग जाएगा। आपको कनाडा और मैक्सिको पर वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा, पूरा डिटेल में समझाया है, नहीं देखा है देखना। टैरिफ लग जाएगा 25%। और हाल ही में कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद अब कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है ट्रंप चाचा ने। अभी हुआ क्या है कि कोलंबिया के कुछ कैदी यूएस के जेल में बंद थे, तो ट्रंप चाचा ने बोला भैया इनको निकालो, हवाई जहाज़ में लोड करो और कोलंबिया जाके उतार के आओ। तो कोलंबिया वाले बोले ऐसा कैसे भैया, तुरंत ऐसे हवाई जहाज़ में लोड करके हवाई जहाज़ हमारे यहाँ पे लैंड कर दोगे तुम, ऐसे थोड़ी होता है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेलिटी सब कुछ होता है। तो ट्रंप चाचा को आ गया गुस्सा, कहे ये सब नौटंकी अगर करोगे तो 25% तुम्हारा टैरिफ लग गया भैया, 25% तुम्हारा, और ज़्यादा अगर हमारी बात नहीं माने, ज़्यादा अगर बुगल बुगल किए तो 50% लगाऊंगा टैरिफ तुम्हारे पे। ट्रंप चाचा है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो अब कोलंबिया भी, कनाडा और मैक्सिको की लिस्ट में कोलंबिया भी अब शामिल हो चुका है, और एफआई की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर के बारे में हमने बात कर ही लिया। अब देखो एक चीज़ ये ध्यान से समझिएगा, ये मनी कंट्रोल का सर्वे है। मनी कंट्रोल का सर्वे ये था कि अभी करंट लेवल जो मार्केट का चल रहा है और कितना गिर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले हम और आप जैसे लोग नहीं हैं। यहाँ सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं ब्रोकिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म्स, पीएमएस, मतलब मार्केट के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के बीच ये सर्वे मनी कंट्रोल ने कराया। और उन लोगों ने क्या कहा है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। ये जो सबसे ब्लू वाला आप देख रहे हो, 63% लोगों ने वोट किया है। ये 63% लोग क्या कह रहे हैं, कहां तक गिरेगा मार्केट। ब्लू वाला क्या है, मैक्सिमम ये कह रहे हैं 10% डाउन साइड। तो 23,000 का ही आप 10% अगर मानो, हालांकि 23,000 से तो नीचे चला गया,
23,000 का ही 10% अगर आप मानो तो लगभग ये 20,000 चला गया। और ये 63% लोग कह रहे हैं, और ये 63% लोग, ध्यान देना, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पीएमएस हैं, ब्रोकिंग फर्म्स हैं, इन लोगों का कहना है। और इन लोगों का कहना है तो कुछ ना कुछ एनालिसिस तो इन्होंने करी होगी ना। अभी अपना वाला भी बताऊंगा लास्ट में आपको कि मैं भी इनके फेवर में हूं। मैं इनके फेवर में क्यों हूं वो भी बताऊंगा। अभी देखो 20 से 30% लोगों ने कहा है, कहाँ गया, 20 से 30% गिर जाएगा, ये कहने वाले लोग नहीं हैं। 10 से 20% कहने वाले लोग 28% हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, 28% लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 से 20% लोग गिर सकता है। अगर 20% गिरा तो ये जाएगा 18,000 के पास। मतलब वही कहा, हम 23,000 पे हैं, ये जाएगा 18,000। 28% यानी कि लगभग 30% लोग ये भी कह रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा 28% कौन है, हम और आप जैसे लोग नहीं हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और सर्वे हुआ, उसमें ये पूछ रहे हैं कि अभी निफ्टी कहाँ तक जा सकता है 2025 के अंत तक। तो कुछ लोगों का कहना है 46% लोग बिटवीन 25,000 से 27,000, 25 से 27,000 के बीच 2025 की क्लोजिंग तक रह सकता है। 26% लोगों का यह कहना है कि 23,000 से 25,000 तक रहेगा, मतलब कुछ ज़्यादा बढ़त उड़त नहीं हो सकता है। 12% लोगों का कहना है कि 23,000 से नीचे रहेगा पूरे साल। 12% लोग ये भी कह रहे हैं। तो अब देखो भैया किसकी बात सही होती है। ठीक है, अब निफ्टी की चार्ट स्टोरी जरा समझिएगा ध्यान से। कहाँ गया निफ्टी वाला अपना, अच्छा यहाँ खुला हुआ है। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा भैया, ये ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा क्यों लगता है इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। सर ये जो आप बॉटम देख रहे हो ना, ये है 4 जून का बॉटम। 4 जून जो इलेक्शन का रिजल्ट, उसके इलेक्शन के दिन आपको पता है कि मार्केट कैसा गिरा था, और उसके दिन मार्केट, अगले दिन मार्केट उठ गया था। तो ये है बॉटम, और ये बॉटम का नंबर है 21,286। और यही नंबर मैंने शुरुआत में लिखा था, आपको याद हो तो, जब जहाँ से हमने शुरू किया 21,286। अब जरा ध्यान से समझिए भैया इस 21,286 का लॉजिक। इतना गैप अभी बाकी है 21,286 तक आने में। अब मैं इसको बॉटम क्यों कह रहा हूं, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसा मुझे लगता है यहां तक आ सकता है। ऐसा नहीं है बजट के पहले ही आ जाएगा, अभी बजट के बाद भी इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखो होता क्या है कि इलेक्शन के बाद जब मोदी जी दोबारा से आ गए, एक स्टेबल गवर्नमेंट जब दोबारा आती है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है अपना नेक्स्ट सेशन भी, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अब स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, अब तो सब कुछ ठीक ही ठीक होगा। तो यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, लगातार जो मार्केट ऊपर गया है, इसमें मैक्सिमम रिटेलर्स हैं। और ये रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट देख करके, अगर आपको याद हो, न्यूज़ में आप रहते हो, तो मई या जून के आसपास या जुलाई के आसपास निर्मला सीतारमण जी का भी स्टेटमेंट आया था कि हमारे देश को अब एफआई की जरूरत क्या है, हमारे रिटेलर्स ही काफ़ी है भैया, डीआई काफ़ी है, यही लोग स्टॉक मार्केट चला लेंगे। और उसके कुछ टाइम बाद से ये माजरा हमारे को देखने को मिला था। मैं ये नहीं कह रहा कि निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट से नाराज हो गए एफआई वाले, ये नहीं है, लेकिन ऐसा अब फीलिंग होने लग गया था मार्केट में, एक्सपर्ट्स को लगने लग गया था कि अब हमारा मार्केट इतना स्टेबल हो चुका है कि हमको बाहर वालों की जरूरत है नहीं। अब उसके बाद जब ये हुआ तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मार्केट में डाउनफॉल आता है तो घबराते कौन से लोग हैं, रिटेलर्स। रिटेलर्स ने मार्केट को बढ़ाया, पीक पे लेकर गए, सबसे ज़्यादा योगदान रिटेलर्स का रहा, और सबसे ज़्यादा घबराते भी सबसे पहले रिटेलर्स ही। अब होता क्या है, नॉर्मली आप देखोगे स्टॉक मार्केट में, अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखो तो रिटेलर्स मार्केट में तब तक उनकी जान बनी रहती है जब तक उनको थोड़ा भी प्रॉफिट दिख रहा होता है या थोड़े भी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी उनको दिख रही होती है। और इसके जस्ट अपोजिट जो बड़े स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इस बात को समझ रहे होते हैं। तो मार्केट तब तक गिरता है जब तक उनकी आशा पर पूरी तरीके से पानी ना फिर जाए कि नहीं भैया यहाँ तो पैसा बन ही नहीं सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, बर्बाद है, जुआ है, निकलो यहाँ से। यहाँ से उन लोगों ने खरीदना शुरू किया था। तो मतलब मुझे लगता है कि जब तक इस पॉइंट पर ना आ जाए तब तक अभी बिकवाली चालू रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये सच है कि नहीं है, कुछ महीनों में जब यहाँ तक आ जाए, ना आए तो अच्छा है, लेकिन आ जाए तब पता चलेगा। ठीक है, अब मेरे इस लॉजिक से आप सहमत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या सही कह रहा हूँ सर, पॉसिबल है? ठीक है, अब आगे बढ़ो भैया, कुछ और चीज़ें लॉजिकली थोड़ा और बात करते हैं, और क्या वैलिड रीजंस हैं जरा ये समझते हैं। सर रीज़न ऑफ फॉल जरा समझिएगा, जेन्युइन रीज़न ऑफ फॉल, हालांकि कई सारे वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ मैं। लो कंजम्पशन ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ चुकी है, टैक्सेस का बर्डन है, सैलरी हाइक, मतलब लोगों की सैलरी कम बढ़ी है, टैक्सेस का बर्डन वैसे ही पड़ा हुआ है,
और इन्फ्लेशन भैया, महंगाई भी अपने चरम के आसपास है, अक्टूबर में अपने पीक पर थी। अब इस वजह से कंजम्पशन घट गया है, एफएमसीजी कंपनियों का कंजम्पशन घट गया, ऑटो सेक्टर के कंपनियों का कंजम्पशन घट गया, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ों की बनाने वाली कंपनियां हैं उनका कंजम्पशन घट गया। कस्टमर खरीदने वाले हैं ही नहीं। जिस घर में दूध 2 लीटर आता था वहाँ 1.5 लीटर पहुँचने लग गया। जिस घर में बड़ा वाला डब्बा अमूल का मक्खन का आता था वहाँ पता चले छोटा वाला डब्बा आने लग गया। अब ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि आम आदमी अपना पैसा बचा रहा है, आम आदमी के पास पैसे नहीं हैं। अब जब आम आदमी अपना पैसा बचाने की तरफ चला जाएगा तो इन कंपनियों के स्टॉक्स गिरेंगे, और जब इन कंपनियों के स्टॉक्स गिरेंगे तो इनका अगला जब क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट खराब आएगा। यही आपने देखा, अभी हमने देखा अभी तक Q2 के रिजल्ट खराब आए ही थे और Q3 के रिजल्ट अभी आने शुरू हो गए। ये पूरा जनवरी सीजन है रिजल्ट का, लगातार बैक टू बैक खराब रिजल्ट है। इसका मतलब आम आदमी अपनी खपत कम कर चुका है, और जब खपत कम कर चुका है तो भैया इकॉनमी तो डामाडोल होगी, और जब इकॉनमी डामाडोल होगी, और ये बात मेरे जैसे आदमी को पता चल रही है, एफआई को नहीं पता चलेगा, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं पता चलेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक करके नहीं निकलेंगे वो। ठीक है, खराब परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, बैड Q2 और Q3 रिजल्ट, कंजम्पशन है नहीं तो रिजल्ट तो खराब होना ही होना है, सेल तो खराब हो गई, प्रॉफिट खराब हो गई। उसके साथ ही एक और फैक्टर क्या है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है 90 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, $1 के बराबर 90 रुपया होने जा रहा है भैया। अब इतना मजबूत जब डॉलर हो गया, रुपया उसके अनुपात में इतना गिरता जा रहा है, हर चीज़ हमें अब महंगी खरीदनी पड़ेगी डॉलर में दे करके। तो भैया ये समझो कि हम जो चीज़ 10 रुपया खर्च करके खरीद रहे थे, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमको 12 रुपया लगाना पड़ेगा, 13 रुपया लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। तो हमारे देश को भी पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा बाहर से चीज़ों को लेने के लिए। इसका मतलब देश के पास भी रुपया मतलब जो करेंसी है, जो जिस चीज़ में खर्च करते हैं वो कम होगा, डॉलर कम बचेगा, तो पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, चीज़ें हम कम खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट है। ट्रम्प टैरिफ की धमकी अलग चल रही है चाचा के, वो अलग स्वैग में है, धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। वो 100% टैरिफ वाली धमकी वाला वीडियो हमने कराई था, उसमें बताया था भैया 100% टैरिफ अगर लग गया तो भारत की इकॉनमी कहाँ जाएगी, क्या हाल होगा, वो डिटेल में हमने समझाया। नहीं देखा तो देखना उसको, बहुत डिटेल में समझाया। टैक्स कट लो चांस, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी टैक्स की बातें चारों तरफ हो रही है, लास्ट वीडियो हमने टैक्स पर करा था। टैक्स कट होने के चांसेस बहुत कम है, पूरी दुनिया कह रही है, दुनिया मतलब भारत में सब लोग चाह रहे हैं कि टैक्स कट हो, मिडिल क्लास को राहत मिले, मिडिल क्लास को राहत मिलेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे होंगे। लेकिन चाचा टैक्स कट होंगे कैसे होंगे आप बताओ? क्यों? क्योंकि मैं डेफिसिट कह रहा हूं हाई है, देश के ऊपर अभी कर्जा ज़्यादा है, देश के ऊपर कर्जा ज़्यादा है, 8 पे कमीशन भी आने वाला है। चलो इस पर तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि 2006 पे कमीशन जब आया था तो देश पर लगभग 22,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आया था। उसके 10 साल बाद जब 7th पे कमीशन आया तो देश पर 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आया, और जब 10 साल बाद 8th पे कमीशन आ रहा है तो लगभग 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। अब इतना बर्डन सरकार सहने के बाद आप चाहोगे कि टैक्स कट भी कर दे, होगा कैसे? चाहता तो मैं भी हूँ, पूरा देश यही चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार करेगी कैसे? अब ये चैलेंज सरकार के सामने भी, वो करेंगे कैसे? तो हो सकता है टैक्स कट हो ही ना। अब टैक्स कट नहीं होगा तो अगेन फिर एक नेगेटिव माहौल बन सकता है पूरे देश में, तो स्टॉक मार्केट कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, स्टॉक जो गिर रहा है और गिरते हुए रह सकते हैं। आई डोंट नो, 1 तारीख के बजट सब कुछ बताएगा, बहुत सारी चीजें उस पर निर्भर करती है। अब मेरा कंक्लूजन ये है कि आप अपना कुछ पोर्टफोलियो, अगर आप थोड़े डर में हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, और थोड़ा लगता है कि यार पैसा मेरा घटा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, तो कुछ फंड को आप उठा करके अपना डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हो। अब डेट फंड इक्विटी फंड की तरह इतनी तेजी से नहीं गिरता और ना ही इतनी तेजी से बढ़ता है, वो एक स्टेबल फंड होते हैं। तो आप चाहो तो ये भी एक तरीका अपना सकते हो। बेस्ट टाइम टू मोर SIP और लमसम, अगर आप SIP और लमसम इन्वेस्टर हो तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा समय है एवरेज करने का, अपने SIP को, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को अच्छा समय है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ भी और गिर सकता है, लेकिन यही तो समय होता है एवरेज करने का, क्योंकि हमें श्योर कोई भी नहीं होता गिरेगा कि उठेगा। तो जितना गिरे, अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर हो थोड़ा एवरेज कर दिया, और गिरा और एवरेज कर दिया। देखो अगर आप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो
तो ये गुड टाइम टू एवरेज हो सकता है। अगर वैल्यू स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप का तो पता नहीं है भैया, गिर ही जा रहे हैं लगातार। तभी मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री कहना तो गलत होगा, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। वो 20 साल 30 साल 40 साल का जो व्यू बना करके स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उनको पता है सब टेम्पररी है। अरे कोविड जैसे घटना, कोविड जैसे आपात से हम निकल गए, तो ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। ये लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स को पता होता है। साथ में तैयार रहो भैया मोर फॉल के लिए, फॉल तो होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो एनालिसिस मुझे ये लगता है, बजट पर डिपेंडेंसी है, तो मैं तो ये कब से कह रहा हूँ, ये जो फॉल हो रहा है ये फॉल कंटिन्यू रह सकता है बजट तक। और बजट में अगर गुड न्यूज़ नहीं आया, मिडिल क्लास को कंजम्पशन बढ़ाने जैसा कुछ नहीं हुआ, चाहे टैक्स कट करके, चाहे कुछ भी करके, सरकार क्या क्या कर सकती है, उसके हाथ में क्या क्या है वो हमें आपको नहीं पता, लेकिन अगर गुड न्यूज़ नहीं आया तो ये फॉल हो सकता है कंटिन्यू रहे। और फॉल अगर कंटिन्यू रहे तो 21,000 की तैयारी भी हो सकती है, हो जाए। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना डिटेल एनालिसिस किसी ने बताया क्या? कोई करता है इतना डिटेल एनालिसिस? हम ही लोग कर रहे हैं सर, लग रहा है इतना डिटेल एनालिसिस है। बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, इतना डिटेल में कोई करके बताता है? और हाँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, इन्वेस्ट कीजिए। और अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, वैल्यू इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ये अच्छा टाइम हो सकता है। घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। शॉर्ट टर्म वालों के तो गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी हमेशा, हर सीजन में। वैल्यू इन्वेस्टर हो तो टेंशन नॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया, बंद करो, हो गया सारा कुछ हमने दिखाई दिया।